My dear friend, welcome all of you on my YouTube channel Gyandeep, a center of professional studies. So today we are going to study one more important chapter of international financial management, that is called purchasing power parity. So this is an ongoing series of international financial management. So friends, we are going to study purchasing power parity. Not wasting much time, let's start. So first of all, what is purchasing power parity? Definition: it is a metric to compare currency using a basket of goods approach. Okay. Purpose: compare standard of living and economic products. Forms: absolute purchasing power parity and relative purchasing power parity. सो फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एलोबरेट करता हूँ. परचेजिंग पावर पैरिटी एक मैट्रिक है जो बास्केट ऑफ गुड्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू को कंपेयर करने में यूज होती है. ठीक है. परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज करते हुए इकोनॉमिस्ट कंट्रीज के बीच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन को कंपेयर करते हैं. परचेजिंग पावर पैरिटी के दो फॉर्म्स होते हैं: एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी एंड रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी. तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी एंड व्हाट इज रिलेटिव परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी. सो डेफिनेशन: applies PPP at single point in time. Okay. So absolute purchasing पावर पैरिटी परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट की एक एप्लीकेशन है जो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर दो कंट्रीज के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में यूज होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर दो कंट्रीज के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में यूज होती है. अब इसको एक प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल यूएस में एक बास्केट ऑफ गुड्स की जो प्राइस है वो 100 USD है. तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में 50 उसी बास्केट ऑफ गुड्स को 50 पाउंड में खरीदा जा सकता है. अतः एब्सोल्यूट पावर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग $100 50 पाउंड के बराबर है. एक्सचेंज रेट हुआ आपका $2 इज इक्वल टू 1 पाउंड. इसको एक फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2. हियर व्हाट इज E? E इज एक्सचेंज रेट, P1 इज ए प्राइस ऑफ गुड्स इन फर्स्ट कंट्री एंड P2 इज ए प्राइस ऑफ गुड्स इन सेकंड कंट्री. सो APP कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि जो गुड्स है, बास्केट ऑफ गुड्स है, वो यूएस में उसकी 100 USD है और 100 USD यानी वो P1 हो गया. और P2 आपका जो पाउंड में जो 50 पाउंड उसकी कीमत है, प्राइस ऑफ गुड्स इन सेकंड कंट्री जो P2 है वो 50 है यूके में. तो कैलकुलेशन हम देखेंगे तो E इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 2. सो एक्सचेंज रेट इज $2 पर पाउंड. दैट इज एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी. And the next one is limitation. What is the limitation? Basket of goods differences different goods in different countries. Example: varying consumption needs. Example: heating oil etc. So कहने का मतलब ये है कि ऊपर की कैलकुलेशन आपको काफ़ी आसान लगती है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी की वैलिडिटी को एसेस करना आसान नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में बास्केट ऑफ गुड्स समान हो ये ज़रूरी नहीं है. डिफरेंट कंट्रीज़ में प्राइस इंडिसेस को कंप्यूट करने के लिए यूज़ की जाने वाली बास्केट ऑफ गुड्स में डिफरेंट गुड्स कंसिस्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जहाँ बहुत सी कंट्रीज़ में हीटिंग ऑयल है, तो दूसरी ठंडे गर्म देशों की जो है वहाँ पर हीटिंग ऑयल उसमें बास्केट ऑफ गुड्स में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. तो ये थी अपना फर्स्ट था हमारा
एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो एंड सेकंड वन इज है हमारा रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। डेफिनेशन, applies PPP over time to assess change in exchange rate. Example, initial subsequent prices of basket in US and UK. So I am going to elaborate you. So friend, relative purchasing power parity RPP दो कंट्रीज के बीच एक्सचेंज रेट में चेंज को डिटरमाइन करने के लिए 2 पॉइंट ऑफ टाइम की परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी की सेम कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन है। अब देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा कि एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी 1 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच जो एक्सचेंज रेट थी हमारी, उसके बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने में यूज होती थी। और जो रिलेटिव जो है हमारी रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी है वो दो कंट्रीज के बीच एक्सचेंज रेट में चेंज को डिटरमाइन करने के 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको याद रखना, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच परचेजिंग पावर पैरिटी की सेम कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, दोनों ही परचेजिंग पावर पैरिटी की एप्लीकेशन है, एब्सोल्यूट वाली भी और ये रिलेटिव वाली भी। ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है और वो 1 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज जनवरी 1, 2021 को यूएस में बास्केट ऑफ गुड्स की यूएस में कॉस्ट $100 है। ठीक है, जनवरी 1, 2021 को यूएस में बास्केट ऑफ गुड्स की यूएस में कॉस्ट $100 है। उसी बास्केट को ब्रिटेन में 100 पाउंड में परचेज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए अगर हम पुरानी वाली देखें एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग $100 इज इक्वल टू 100 पाउंड। सो एक्सचेंज रेट इज $1 पर 1 पाउंड हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड हैपन आफ्टर 1 ईयर, अब 1 साल बाद क्या होगा। तो देखते हैं जनवरी 1, 2022 को उस बास्केट की कीमत यूएस में $105 जबकि ब्रिटेन में 115 पाउंड हो गई। इट मीन्स डॉलर 5% से तो पाउंड 15% से डेप्रिशिएट हुआ। तो अब यहाँ पर रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, तो उसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा CE इज इक्वल टू U1 डिवाइडेड बाय U अपॉन ब्रैकेट B1 divided by B. So what is the CE? CE stands for change in exchange rate. U1 is the price of the goods after a year in the first country, and U is the price of the goods in the beginning of the year in the first country. And in the same line, B1 stands for price of the goods after a year in the second country, and B stand for price of the goods in the beginning of the year in second country. So अभी हम यहाँ देखते हैं C इज इक्वल टू, सबसे पहले हम देखेंगे U1 यानी 115 रुपीज़, जो कि हमारा 1 साल के बाद जो है पौंड में हमारा चेंज आया, डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज एंड देन डिवाइडेड बाय 105 जो हमारा डॉलर में चेंज आया, डिवाइडेड बाय 100. So is equal to, if we solve this we will get 1.09. So we can say after 1 year exchange rate is 1.09 per dollar. So friend, I hope कि आपको रिलेटिव परचेज पावर पैरिटी क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच ट्रिपल पे की कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया किस तरह इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम पीपीपी। डेविएशन में हमको ये देखना है कि भाई पीपीपी का डेविएशन होने का रीज़न क्या है।
व्हाट इज़ द रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम पीपीपी। तो अब हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी बहुत सारे रीजन से प्रॉपर काम नहीं करता है। वो क्या है? वो है कि परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत लंबे पीरियड के लिए अच्छा काम कर सकता है, लेकिन शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए सेम रिजल्ट शो नहीं करता है। जो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। हाई इन्फ्लेशन रेट में हम इसको कह सकते हैं कि पीपीपी उन कंट्रीज के लिए बेटर रिजल्ट इलस्ट्रेट करता है जहां पर इन्फ्लेशन की हाई रेट है। ओके, नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। ट्रिपल पी उन कंट्रीज के लिए बेटर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां पर अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट टैरिफ एंड कोटास। गुड्स के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन के कारण भी आपका ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छे से काम नहीं करता है। और इम्पोर्ट टैरिफ की बात करें तो इम्पोर्ट टैरिफ और कोटा भी पीपीपी की ट्रिपल पी की यूजफुलनेस को लिमिट करता है। और आगे और हम देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे नॉन ट्रेडेड आउटपुट्स होते हैं। ऐसे मामलों में भी ट्रिपल पी अच्छे से काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना रियल एक्सचेंज रेट एंड ट्रिपल पी। सो डेफिनेशन: रेट एडजस्टेड फॉर प्राइस वेरिएशंस। कंसेप्ट: ट्रिपल पी होल्ड्स ट्रू इफ रियल एक्सचेंज रेट इज स्टेबल। तो इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट दो करेंसी के बीच की एक्सचेंज रेट है, जिसे यदि उस रेट पर कॉमन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये दो रिलेवेंट नेशनल प्राइस लेवल के बराबर होगी। मतलब फ्रेंड्स, परचेजिंग पावर पैरिटी की जो एक्सचेंज रेट है वो दो करेंसी के बीच की एक्सचेंज रेट है। दो अलग अलग करेंसी हो गए, उनके बीच की एक एक्सचेंज रेट है, जिससे उस रेट पर कॉमन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाए। मतलब उसको एक कॉमन, दो अलग अलग करेंसी हो गए, उसके बीच की एक एक्सचेंज रेट होगा। अगर उसको किसी कॉमन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाएगा तो ये दो रिलेवेंट नेशनल प्राइस लेवल के बराबर होगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, दोनों इकोनॉमी में एक करेंसी की एक यूनिट की परचेजिंग पावर इक्वल रहेगी। इससे परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट कहा जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के इस पर्टिकुलर आइडिया को एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जब एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बस वो प्राइस होती है। ठीक है, जब एक करेंसी की प्राइस को दूसरी करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो वही प्राइस होगी जिस पर कि दूसरी करेंसी के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। दूसरी ओर रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। रियल एक्सचेंज रेट जो है वही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जिसे डिफरेंट करेंसी की प्राइस में रिलेटिव वेरिएशंस के लिए एडजस्ट किया जाता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। रियल एक्सचेंज रेट जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जिसे डिफरेंट करेंसी की प्राइस में रिलेटिव वेरिएशंस के लिए एडजस्ट किया जाता है जब ट्रिपल पी हाइपोथेसिस होती है, यानी जब ट्रिपल पी की परिकल्पना सत्य होती है। व्हेन द ट्रिपल पी हाइपोथेसिस इज ट्रू देन एक्चुअल एक्सचेंज रेट अनचेंजेबल रहती है। ओके, अगर ट्रिपल पी की जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है तो उस केस में एक्चुअल एक्सचेंज रेट अनचेंजेबल रहेगी। इस प्रकार 10 एक्चुअल एक्सचेंज रेट के बारे में बात करना और ट्रिपल पी के बारे में बात करना समान है, इक्वल है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आती है इसकी हिस्टोरिकल के बारे में कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। तो इवोल्यूशन कंसेप्ट डेट्स बैक बिफोर 1918s, करंट पर्सपेक्टिव्स एज्यूम एज लॉन्ग रन रिलेशनशिप। हालांकि पीपीपी का ट्रिपल पी का उपयोग 1918 तक नहीं किया गया था। ट्रिपल पी की कॉन्सेप्ट का इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स में एक हिस्ट्री है जो कहीं ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। मोस्ट इंस्टिंक्टिव बिलीव जो है वो ये है कि इन सम वेरिएंट ऑफ पीपीपी एज ऑन एंकर फॉर लॉन्ग टर्म रियल एक्सचेंज रेट और इंडीड इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अधिक तर्क का निहितार्थ एजम्पशन ऑफ मच रीजनिंग ये है कि ट्रिपल पी का कुछ रूप सम फॉर्म्स कम से कम लॉन्ग रन रिलेशनशिप होल्ड करता है। डिस्पाइट द फैक्ट इन तथ्यों के बावजूद बहुत कम वेरी फ्यू कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट यानी समकालीन अर्थशास्त्री ये मानेंगे कि रियल वर्ल्ड में पीपीपी ट्रिपल पी लगातार कायम है यानी पीपीपी होल्ड्स कंटिन्यूअसली इन द रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट है अपना फीसर इफेक्ट। फीसर इफेक्ट क्या कहता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के बराबर होती है। फॉर्मूला क्या रहेगा, I इज इक्वल टू आर आई प्लस आई आर। थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। फीसर इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसी कंट्री में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड है, किसी कंट्रीज में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो रिक्वायर्ड रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट का सम है। ठीक है, तो पता चल गया कि किसी भी देश में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बराबर क्या होगा, तो रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, I इज इक्वल टू आर आई प्लस आई आर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर दूसरे वर्ड में कहें तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच का डिफरेंस है। तो इससे किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इससे करते हैं I इज इक्वल टू आर आई प्लस आई आर के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। I क्या है, I एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, आर आई क्या है रियल इंटरेस्ट रेट है और आई आर क्या है इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि फीसर इफेक्ट एग्जांपल किस तरह से काम करता है। सिनेरियो क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $1000 का, इनिशियल निफ्टी आपका 5000 पर है, 5000 पर है, एक्सचेंज रेट है ₹70 पर डॉलर। ओके, कैलकुलेशन स्टेप, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज, कन्वर्जन बैक टू डॉलर। ठीक है, स्टेप समझ लीजिए। पहले हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज कितना वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद में उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रहता है। तो सपोज मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को यूएस के एक FII ने इंडियन स्टॉक मार्केट में $1000 का इन्वेस्टमेंट किया। दैट टाइम निफ्टी का लेवल 5000 रुपीज़ था और एक्सचेंज रेट ₹70 पर डॉलर था। FII ने 1 जनवरी 2021 यानी आफ्टर 1 ईयर शेयर को बेच दिया। उस टाइम डॉलर ₹71 पर ट्रेडिंग कर रहा था, 71 पर ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, तो और निफ्टी का लेवल उस समय 5000 से बढ़कर 6000 हो गया था। ड्यूरिंग द ईयर इंडिया और यूएस में इन्फ्लेशन रेट जो था वो 6% और 12% रेस्पेक्टिवली था। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि आप 1 जनवरी 2020 को रुपीज़ के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट उसका हुआ आपका $1000 का क्या और ₹70 उस समय रेट था। तो 1000 इंटू 70,000 का उसका हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। निफ्टी में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, जब इनिशियली उसने इन्वेस्टमेंट किया था तब निफ्टी 5000 था और जब सेल किया तब निफ्टी 6000 है। तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ 6000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 यानी 20% का निफ्टी में इंक्रीज हुआ। तो अब मानते हैं कि उसका जो 70,000 का जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका इनिशियली उसमें भी 20% का इंक्रीज हुआ होगा। तो इस तरह से 70,000 का 20% इंक्रीज मानो करें तो होता है 14,000 यानी 70,000 प्लस 14,000 ये हो गया 84,000 का इसका उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया। अब जो है 1 जनवरी 2021 को जब उसका इन्वेस्टमेंट 70,000 से बढ़कर 84,000 हो गया
तो अब वो क्या करेगा, सेल किया उसने, सेल करने के बाद वो जो यूएस का एफएफआई है इसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा। तो डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो हम अभी जो डॉलर का जो सेल के टाइम जो रेट था वो था आपका 71 था। तो 84,000 डिवाइड बाय 71 यानी कि जो आपकी 84,000 की जो वैल्यू हुई वो 1183.10 हुई। ठीक है, तो इसलिए नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना रहा, इनिशियली $1,000 था, अभी कितना हुआ 1183.10 हुआ। तो 1183.10 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 इंटू 100, यानी जो इसको रेट ऑफ रिटर्न मिला, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिला वो था 11.83%। ठीक है, अब ये तो था नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमको चाहिए कि इसका इन्फ्लेशन की को कंसीडर करते हुए इसका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न का हमने फॉर्मूला ऊपर देखा है, I = RI प्लस IR। तो RI हमारा कितना है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 11.83। ठीक है, सॉरी I हमारा कितना है, I हमारा कितना है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है 11.83 है। फॉर्मूला क्या कहता है, RI यानी रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट अपने को निकालना है। और फिर कहता है इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट तो हमको किसकी देखने की, यूएस की देखनी रहेगी। तो 11.83 = RI + 2, तो देन RI = इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा RI = 11.83 - 2 = 9.83%। तो ये रहा इसका रियल रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए। तो फ्रेंड्स का कंक्लूजन क्या रहा, की टेक अवे क्या रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग PPP आपने पढ़ लिया, रिलेवेंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में क्या रहेगा वो हमने पढ़ लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी और आपको परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को देखने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।